आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि तरंग की और तरंग द्विविधता हमें प्राप्त हुई थी कि इसका वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या होती है। प्रकाश की अनेक घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण आदि की हम व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको कि तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके लिए हमने आइंस्टीन पर से आधारित प्रकाश क्वांटा सिद्धांत के द्वारा हमने इसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की। इस सिद्धांत के आधार पर हम ये मानते हैं कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है और इन ऊर्जा के क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν होती है। इस प्रकार प्रकाश तरंग तथा कण दोनों स्वरूप में विद्यमान होता है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। जब प्रकाश तरंगें परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तो इससे उत्पन्न प्रभाव को हम तरंग सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं। जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो वह कण स्वरूप अर्थात क्वांटम की तरह ऊर्जा का विनिमय करता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर 1924 में लुईस ब्रोगली नाम के एक वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसको कि हम ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और इस परिकल्पना के आधार पर उसने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग के लाक्षणिक गुणों का कणों के लाक्षणिक गुणों से संबद्ध होना पाया गया है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबंध होने चाहिए। अर्थात गतिशील कण P के सहचारी एक तरंग की परिकल्पना की जा सकती है जिसकी की वेवलेंथ λ=h/p होती है। इस परिकल्पना को में हम जो लैम्डा है वो h/p होगी। इस परिकल्पना को डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को हम द्रव्य तरंगें कहते हैं और द्रव्य तरंगों की जो प्रायोगिक पुष्टि है वो डेविसन जर्मर वैज्ञानिक और जीपी थॉमसन के प्रयोगों के द्वारा आसानी से इनकी हो चुकी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। और इसका और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर में आवेशित कणों आदि ऐसे अनेक प्रयोग हैं जिसकी कि हम व्याख्या कण प्रकृति से कर सकते हैं, जबकि डेविसन जर्मर आदि के प्रयोगों की व्याख्या हम द्रव्य की तरंग प्रकृति से करते हैं, अर्थात द्रव्य तरंगों में तरंग स्वरूप विद्यमान होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि तरंग कण की द्विविधता विकिरणों तथा कण दोनों में व्यापक रूप से लागू होती है और यह प्रकृति का मूलभूत नियम है तथा द्रव्य कणों पर भी यह समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। तरंग पैकेट की अवधारणा। द्रव्य तरंगों के सहचारी द्रव्य तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि से यह प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार कि इन द्रव्य तरंगों को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यदि डी ब्रोगली संबंध लें तो λ=h/p होता है। जहाँ पर p मोमेंटम है जिसको कि हम mv से लिखते हैं। m यहाँ द्रव्यमान है और v उस कण का वेग है। देयरफॉर इसकी जो आवृत्ति होगी μ=h/e/mc²/h। इससे हम निकालें तो μ=c/λv। अतः द्रव्य तरंग का कला वेग vp/νλ होगा जिसका कि मान c²/v प्राप्त होता है। इस संबंध को देखने से प्राप्त होता है कि जो कला वेग है द्रव्य तरंग का वो c से बहुत अधिक है। अतः कण से संबद्ध
द्रव्य तरंग कण के वेग से अधिक वेग से गति करेगी तथा कुछ समय पश्चात द्रव्य तरंग कण को बहुत पीछे छोड़ देगी। यह एक असंभावित सा परिणाम है, क्योंकि कण तथा उससे संबद्ध तरंग एक ही स्थान पर होने चाहिए। अतः कण के सहचारी द्रव्य तरंगों के लिए केवल एक अकेली तरंग मान लेना वेग और तरंग की तुल्यता को प्रदर्शित नहीं करता है। उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए यह विचार किया गया कि क्योंकि कण एक निश्चित लघु स्थान पर जो डेल्टा x है उसमें निहित होता है, अतः इसके सहचारी द्रव्य तरंग का प्रभाव भी उसी लघु स्थान तक निहित होना चाहिए। डेल्टा x में निहित और उसके बाहर अति क्षीण कण को हम चित्रित करें तो यह चित्र एक के अनुसार होनी चाहिए। इसे हम तरंग पैकेट या तरंग समूह भी कहते हैं। इसे निरूपित करने के लिए हम एक तरंग फलन साई का विचार करते हैं, जो कण के निर्देशांकों x, y, z तथा t पर निर्भर करता है। तरंग फलन को हम तरंग आयाम वेव एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। कण के सहचारी द्रव्य तरंग पैकेट को निरूपित करने के लिए साई में जिसका वेव फंक्शन है उसमें निम्न गुण होने चाहिए। पहला कि इसका मान वहाँ अधिक होना चाहिए जहाँ कण के पाए जाने की संभावना अधिक हो और अन्य जगह पर इसका मान बहुत कम होना चाहिए। दूसरा कि साई का जो फंक्शन है उसके स्वयं के साथ व्यतिकरण संभव होना चाहिए तथा जिससे कणों के विवर्तन प्रयोगों की व्याख्या की जा सके। तीसरा है कण तरंग फलन एक कण के व्यवहार को वर्णित करता है, न कि अनेक कणों की सांख्यिकी वितरण को। तरंग पैकेट को समझने के लिए हम केवल एक विमीय तरंग पैकेट पर पहले विचार करेंगे, जिसके तरंग फलन साई एक्स टी को एक निश्चित क्षण t और x के विरुद्ध हम इस प्रकार चित्र 2 में दिखा रहे हैं। तरंग पैकेट की औसत तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 तथा विस्तार डेल्टा x है। यह तरंग पैकेट अनेक तरंगों जिनकी की तरंगदैर्ध्य लैम्डा औसत तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 के आसपास के अध्यारोपण से बनाया जाता है। इन घटक तरंगों का आयाम साई के फोरियर रूपांतरण से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कि चित्र 2 में बताया गया है। यहाँ पर k=2π/λ तरंग संचरण नियतांक है और इसका उपयोग कर हम ज्ञात कर सकते हैं कि तरंग पैकेट के लिए डेल्टा k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/Δx। यहाँ डेल्टा k साई के फोरियर रूपांतरण का विस्तार है, जिसे h क्रॉस से गुणा करने पर हम प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन का जो अनिश्चितता का नियम है उसको हम प्राप्त हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम हमें स्वतः इसमें पालन हो जाता है। अब समीकरण 1 में व्यक्त साई के व्यंजकों में से कोई भी एक व्यंजक का उपयोग कर हम समीकरण 2 में करें तो गामा = ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर = e स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर = p स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर प्राप्त आता है। यह वांछित तरंग समीकरण की मूल विशेषता के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जो गामा कण का संवेग कण के संवेग p पर निर्भर करता है। इस कारण समीकरण 2 तरंग फलन की समीकरण नहीं हो सकती है। वांछित गुणों वाली एक विमीय तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो तरंग फलन है वो डेल्टा तरंग फलन है साई एक्स टी, वो इस प्रकार होना चाहिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर व्यापक रूप से तरंग फलन k से गुणा हो जाता है तथा t के सापेक्ष अवकलन करने पर ओमेगा से गुणा हो जाता है। तब एक स्वतंत्र कण के लिए E = p स्क्वायर अपॉन 2m जो कि तुल्य है से संबंध ओमेगा = h क्रॉस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2m से सुझाव दृष्टिकर होता है कि वांछित समीकरण में t के साथ तरंग फलन साई का अवकलन एक बार तथा x के सापेक्ष
तरंग फलन साई का अवकलन 2 बार आना चाहिए। अतः हम निम्न समीकरण की कल्पना करते हैं। डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 से यदि एक्स साई एक्स टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी या साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का उपयोग समीकरण 4 में करें तो हम पाते हैं कि दोनों समीकरण इसके हल नहीं हैं। समीकरण 1 में साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स माइनस ओमेगा टी व साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, इनमें से एक ही होना चाहिए। यदि गुणांक गामा को का एक विशेष मान लिया जाए, गामा इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस ई अपॉन पी स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m मान लिया जाए तो साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी समीकरण 4 का हल आ जाएगा। विशेष बात यह है कि समीकरण 5 में गुणांक केवल एच स्क्वायर व एम पर निर्भर करता है, जो कि एक वांछित समीकरण की विशेषता होनी चाहिए। अतः हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एम द्रव्यमान के एक स्वतंत्र कण जिसका कि संवेग भी है कि तरंग फलन साई एक्स टी की एक विमीय समीकरण निम्न प्रकार होनी चाहिए। डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और आयोटा एच क्रॉस को हम इधर ले जाएं तो आयोटा एच क्रॉस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यह समीकरण एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। इस श्रोडिंगर समीकरण का औचित्य यह है कि स्वतंत्र कण के लिए साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी तरंग फलन का उपयोग करने पर श्रोडिंगर समीकरण के बाएं पद से आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा साई इज इक्वल टू ई साई तथा दाएं पद से हम देखें तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्राप्त होते हैं। अतः श्रोडिंगर समीकरण निम्न संबंध देती है ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m साई, जो कि एक चिर सम्मत समीकरण p इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m के तुल्य है।